तो अब हम पढ़ेंगे रीनल ट्यूबुलर डिफेक्ट्स। सही है। रीनल ट्यूबुलर डिफेक्ट्स का मतलब क्या, मतलब ये हमारे पास जो रीनल ट्यूब्यूल्स बने हुए हैं ना, इसमें मतलब इसके डिफेक्ट्स, ठीक है, पीसीटी के डिफेक्ट्स वगैरह, लूपोफेनले वगैरह, इनके मतलब डिफेक्ट्स, इनके अंदर क्या मसले मसाइल आते हैं जिसकी वजह से हमारे बॉडी में क्या क्या चेंजेस होंगे, ठीक है। तो उसे हम कहेंगे रीनल ट्यूबुलर डिफेक्ट्स। और रीनल ट्यूबुलर डिफेक्ट्स में सबसे पहले है फैनकोनी सिंड्रोम। अब फैनकोनी सिंड्रोम का मतलब क्या है, ये जो हमारा पीसीटी था ना, जो आपने देखा था पीसीटी के, मतलब उसका फेलियर हो जाता है, पीसीटी के अंदर डिफेक्ट आ जाता है, जिसकी ये पीसीटी है ना, इसके अंदर डिफेक्ट आ जाता है, जिसकी वजह से ये जो भी चीज़ें एब्जॉर्ब होनी होती है, रीएब्जॉर्ब वो नहीं हो पाती है पीसीटी के अंदर। सही है। तो इसको सिंड्रोम हम क्या कहेंगे, फैनकोनी सिंड्रोम, ठीक है। डिसफंक्शन ऑफ पीसीटी लीडिंग टू फेलियर ऑफ रीअब्जॉर्प्शन ऑफ मैनी सब्सटेंसेस। अब आपको पता है ये जो है पीसीटी में क्या क्या एब्जॉर्ब होता था, रीअब्जॉर्ब होता था। मैंने आपको कहा था उस वक्त भी पीसीटी के अंदर जो है ग्लूकोज था, अमाइनो एसिड्स था, ठीक है, बाइकार्बोनेट्स वगैरह, वो सारे के सारे रीअब्जॉर्ब होने थे। अब वो होंगे नहीं, ग्लूकोज, बाइकार्बोनेट और जो है अमाइनो एसिड, वो सारे यहाँ से अब रीअब्जॉर्ब भी नहीं होंगे, वो सारे यहाँ से यूरिन में आके निकल चले जाएंगे। तो इसके अंदर ये चीज़ होती है, ठीक है। अब इसकी एक इम्पोर्टेंट क्ल्यू है कि मैंने आपको बताया था ग्लूकोज कब हमारी बॉडी से निकलता है। ज़ाहिर है, जब मैंने कहा था तकरीबन हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल इतना होगा तब हमें जो है क्लिनिकली ग्लूकोसूरिया मिलेगा। सही, यूरिन में जो है ग्लूकोज मिलता है जब हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या हो, इतना हो। पर फैनकोनी सिंड्रोम में क्या होता है, जब आपके ब्लड ग्लूकोज भले नॉर्मल हो, नॉर्मल मैंने बताया था ना, भले 60-120 तक भी अगर आपका ब्लड ग्लूकोज का लेवल होगा और आपको फैनकोनी सिंड्रोम होगा तो भी आपको यूरिन में ग्लूकोज मिलेगा, ठीक है। ये एक इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नॉर्मली तो ग्लूकोज यूरिन में जब ब्लड की ग्लूकोज बढ़ी हुई होगी तब मिलेगा, पर अगर किसी जो है नॉर्मल पेशेंट में अगर आप देखें ब्लड ग्लूकोज उसका नॉर्मल हो और उसको यूरिन में ग्लूकोज मिल रहा है तो आपका जो है खदशा फैनकोनी सिंड्रोम की तरफ जाना चाहिए, ठीक है। तो अब हमने पढ़ा कि भाई इसमें ये मसले मसाइल फैनकोनी सिंड्रोम में होते हैं। अब आप मुझे बताएं कि इसकी वजह से जो है अफेक्ट्स क्या होंगे, ठीक है, बॉडी पे क्या अफेक्ट होगा, उसमें क्या जो मसले मसाइल आ रहे होंगे। सही है। ज़ाहिर बात है, यहाँ पे आप अपना कॉन्सेप्ट खुद लगाएं, ठीक है। ग्लूकोज यहाँ पे एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है तो फिर ग्लूकोज तो निकल जाएगा, ठीक है, हाइपोग्लाइसेमिया होगी। ये तो इतना इम्पोर्टेंट जो है वो नहीं है, क्या मतलब हाइपोग्लाइसेमिया, पर इसके जो मेन अफेक्ट्स होंगे वो अब आप खुद सोचें, ठीक है, क्या होगा। ज़ाहिर मैंने आपको कहा था कि जो है हमारे यहाँ पे जो एब्जॉर्ब होते हैं, क्या कहते हैं, हमारे जो भी बाइकार्बोनेट की एब्जॉर्प्शन और रीअब्जॉर्प्शन होनी होती है वो पीसीटी के अंदर होती है, आपको पता है, ठीक है ना। बाइकार्बोनेट का हमने जो है रीअब्जॉर्प्शन का मैकेनिज्म पढ़ा था। अगर बाइकार्बोनेट आयंस यहाँ से फ़िल्टर होकर यहाँ पे अगर रीअब्जॉर्ब भी नहीं होंगे तो वो यूरिन में यहाँ से चल के निकल जाएंगे। अब बाइकार्बोनेट आयन आपको पता है कि हमारे ब्लड में जो है मेन अल्कलीन एनवायरनमेंट वो बाइकार्बोनेट आयंस की वजह से होता है। तो हमारे ब्लड में जो है मेन जो अल्कली एनवायरनमेंट होता है वो इसकी वजह से होता है, बाइकार्बोनेट आयंस की वजह से। अगर वो बाइकार्बोनेट आयन ही यहाँ से निकल चले जाएंगे तो हमारे ब्लड में जो है वो अल्कलीन एनवायरनमेंट रहेगा ही नहीं, क्योंकि बाइकार्बोनेट आयन जो यहाँ पे रिएब्जॉर्ब होने थे वो हो गए नहीं, वो निकल जाएंगे तो वो मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाएगा। प्रोक्सिमल रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस से कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये प्रोक्सिमल ही है, डिस्टल नहीं हो रहा है, शुरू में ही हो रहा है। तो प्रोक्सिमल रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस हो जाएगा, ठीक है। वो क्यों होगा, क्योंकि बाइकार्बोनेट आयन जो रिएब्जॉर्ब होने थे वो हुए ही नहीं, वो सारे निकल गए, तो हमारी एसिडिटी बढ़ जाती है ब्लड में, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें पता है आपको, फॉस्फेट, पोटेशियम वगैरह वो भी यहीं पे एब्जॉर्ब होने होते हैं, वो होंगे नहीं, तो हाइपोफॉस्फेट में हाइपोकैलेमिया वगैरह ये चीज़ें हो जाएंगी। इसके अलावा आपको पता है वाटर और सोडियम वगैरह की भी यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होनी थी, ठीक है। अगर वो भी नहीं होगा, ठीक है, वाटर और सोडियम दोनों निकल चले जाएंगे तो वॉल्यूम डिप्लीशन भी होगी, ठीक है। ज़ाहिर है वो ब्लड वॉल्यूम मेंटेन नहीं रहेगा ना, क्योंकि वाटर और सोडियम भी रिएब्जॉर्ब नहीं हो रहा, वो भी यहाँ से निकल चले जा रहे हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं इसके काजेज़ के ऊपर के, मतलब ये फैनकोनी सिंड्रोम होता क्यों है, ये मतलब पीसीटी का जो है डिसफंक्शन प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटर ट्यूब्यूल का ये होता क्यों है। सही है, एक आप याद कर लें, मल्टीपल मायलोमा है इसका काज। और मल्टीपल मायलोमा में क्या होता है, मल्टीपल मायलोमा कैंसर है किसका, प्लाज्मा सेल्स का। वो प्लाज्मा सेल्स रैपिडली डिवाइड होते हैं, प्लाज्मा सेल्स आपको पता है एंटीबॉडीज़ बनाते हैं, ठीक है ना। तो प्लाज्मा सेल ज़्यादा बनेंगे तो एंटीबॉडीज़ ज़्यादा बनती है, ठीक है। तो एंटीबॉडीज़ आपको पता है एक लाइट चेन और हेवी चेन की बनी हुई होती है, ठीक है। या आगे आप पढ़ोगे मल्टीपल मायलोमा क्या करते हैं, पर बहरहाल आप समझें कि मल्टीपल मायलोमा में वो एंटीबॉडीज़ ज़्यादा बनती हैं, एंटीबॉडीज़ की लाइट चेन है ना,
ठीक है, वो ज़्यादा बनती हैं। अब वो क्या करती हैं, यहाँ से फ़िल्टर होके ज़्यादा बनती है तो ज़्यादा यहाँ से फ़िल्टर होके निकल आती हैं। ठीक है, वो यहाँ पे ये जो है वो मतलब इकट्ठा होके पीसीटी को डैमेज करना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, तो एक कहाँ से मल्टीपल मायलोमा का कंसेप्ट आपको पता चल गया कि लाइट चेन ज़्यादा बनती है, वो यहाँ से फ़िल्टर होके आती है ज़्यादा, तो इसको पीसीटी को डैमेज कर देती है। ठीक है, तो बाकी इसके काजेज़ क्या होंगे, एक तो मल्टीपल मायलोमा है, दूसरा है विल्सन डिजीज़। सही है, अब विल्सन डिजीज़ में आपको पता है कॉपर जो है वो क्या है, एक्सक्रीट नहीं हो पाता है, कॉपर की जो है ट्रांसपोर्ट में मसाल हो जाता है, जिसकी वजह से कॉपर डिफरेंट सेल्स में एक्यूमुलेट होता है। तो विल्सन डिजीज़ में कॉपर पीसीटी के सेल्स के अंदर एक्यूमुलेट होता है और पीसीटी को डैमेज कर देता है। ठीक है, एक सिस्टिनोसिस है, ये जो है मोस्ट कॉमन जेनेटिक काज है इसका। सही है, इसमें मसला क्या होता है, जेनेटिक डिफेक्ट इन सिस्टीन ट्रांसपोर्टर। सही, लाइसोसोमल डिसऑर्डर है जिसमें सिस्टीन ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाता है, तो फिर वो क्या करता है, पीसीटी के सेल्स के अंदर सिस्टीन जो है एक्यूमुलेट हो रहा होता है और पीसीटी को डैमेज करता है। मतलब यही सारे इसके मतलब काजुल याद करना बहुत इजी हो गया। ठीक है, मल्टीपल मालूम हुआ का काज पता चल गया, विल्सन का पता चल गया, सिस्टीन आपको पता चल गया, दायरा एक्यूमुलेट होगा तो पीसीटी को डैमेज करेगा। बाकी ड्रग्स हैं बहुत सारी हैं, पर दो जो है इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आप याद कर लें, एक टेनोफोविर, दूसरा आइफॉस्फेमाइड। ठीक है, ये डैमेज करती है पीसीटी के सेल्स को, तो उसकी वजह से फेनकोनी सिंड्रोम हो जाता है। अब ये डिज़ीज़ जो है प्रेजेंट कैसे करती है, ठीक है, ग्रोथ रिटार्डेशन होगा लाजमी है, क्योंकि जो है ग्लूकोज और अमाइनो एसिड्स वगैरह रीअब्जॉर्ब भी नहीं हो रहे, वो सारे यूरिन निकल जा रहे हैं, तो इसलिए ग्रोथ क्या होगी, रिटार्डेड होती है उसमें फेनकोनी सिंड्रोम में। ठीक है, और क्या होगा, बच्चों में रिकेट्स या ऑस्टियोपेनिया और ये होगी। ज़ाहिर है फॉस्फेट भी नहीं एब्जॉर्ब हो रहा है, सही है, तो फॉस्फेट सारा निकल जाएगा, तो उसकी बोन्स वगैरह अच्छे तरीके से डेवलप नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, ये अब आपको मतलब कभी भी जो क्वेश्चंस करेंगे उस पर बहुत सारी आपको हिंट्स मिली हुई होंगी। ठीक है, अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप इसके क्वेश्चंस इजीली सोल्व कर लोगे। ठीक है, तो अब हमारे पास है बार्टर सिंड्रोम। बार्टर सिंड्रोम क्या है, फेनकोनी सिंड्रोम में जो है प्रोक्सिमल कन्वर्टर ट्यूब्यूल पे जो है रीअब्जॉर्प्शन का मसला था। बार्टर सिंड्रोम में क्या होगा, ये जो थिक असेंडिंग लिम्ब है ना, ठीक है, कहाँ ये जो थिक असेंडिंग लिम्ब है ना, इस पर रीअब्जॉर्प्शन का मसला आ जाता है। ठीक है, फेनकोनी में यहाँ पे था, बार्टर में यहाँ पे था, यहाँ पे होगा। सही है, अब यहाँ पे आपको पता है किस किस चीज़ की रीअब्जॉर्प्शन होगी, या अगर आपको पिछले लेक्चर्स में याद हो, यहाँ पे सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, क्लोराइड यहाँ पे रीअब्जॉर्ब होता है, और पैरासेल्युलरली यहाँ पे कैल्शियम और मैग्नीशियम भी जो है रीअब्जॉर्ब हो रहा होता है। अब यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन का मसला आएगा, ये तो कोई भी चीज़ें रीअब्जॉर्ब नहीं होगी, सारी की सारी यूरिन में निकल जाएगी, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, ये वगैरह। तो इसमें अब क्या क्या इफेक्ट होंगे, ज़ाहिर है अगर जो है पोटेशियम एब्जॉर्ब नहीं होगा तो हाइपोकेलीमिया हो जाएगा। ठीक है, बॉडी में हाइपोकेलीमिया हो जाएगा, और अगर कैल्शियम भी पैरासेल्युलर यहाँ पे एब्जॉर्ब नहीं होता है तो कैल्शियम यहाँ से निकल के यूरिन में निकल जाएगा, हाइपरकैल्सीयूरिया हो जाएगा। हाइपरकैल्सीयूरिया मतलब कैल्शियम का ज़्यादा आना यूरिन में। ठीक है, अब सोडियम नहीं आएगा तो फिर क्या मसला होगा, ये अब समझने जैसी चीज़ है। अगर सोडियम यहाँ पे एब्जॉर्ब नहीं होगा तो वो सारा यहाँ से निकल जाएगा। सही है, अब सोडियम हमारे बॉडी में वॉल्यूम को रखने के लिए इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सोडियम वगैरह होते हैं ना, तो ये क्या करते हैं, वाटर को खुद के अंदर जो है एब्जॉर्ब करके रखते हैं, वाटर को बॉडी के अंदर रखते हैं। अगर सोडियम नहीं होगा तो वॉल्यूम डिप्लीशन हो जाएगा हमारी बॉडी में। ठीक है, अब जब भी सोडियम जाएगा तो वॉल्यूम डिप्लीशन होगा बॉडी में। ठीक है, वॉल्यूम डिप्लीशन जब भी होता है ना, तो रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम जो है रीएक्टिवेट होता है। अब वो रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम क्या करता है, तो वो रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम जो है अल्डोस्टेरोन को बढ़ाता है। अब अल्डोस्टेरोन यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि कलेक्टिंग ट्यूब्यूल पे एक्ट करके प्रिंसिपल सेल्स में जो है सोडियम को एब्जॉर्ब करता है, और जो है उसको पोटेशियम को या हाइड्रोजन आयन को वो बाहर रिलीज़ करता है। अब जाहिर है वो RAS सिस्टम एक्टिवेट होगा, एल्डोस्टेरोन यहाँ पे एक्ट करेगा, तो वो क्या करेगा, सोडियम को तो एब्जॉर्ब करेगा पर उसके बदले में पोटेशियम और हाइड्रोजन आयंस को बाहर निकालेगा। अब हाइड्रोजन आयंस बाहर निकल गए तो बॉडी में क्या होगा, ज़ाहिर है एसिडिटी जो मेंटेन कर रहे थे हाइड्रोजन आयंस वो निकल गए तो मेटाबॉलिक अल्कलोसिस हो जाएगा ना, तो ये होगा। और अल्डोस्टेरोन क्या करेगा, सोडियम को एब्जॉर्ब करके पोटेशियम को भी बाहर निकालेगा, जिसकी वजह से हाइपोकोलेमिया मज़ीद बढ़ जाएगी। ठीक है, तो उसकी वजह से ये होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या एब्जॉर्ब होनी थी, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, पैरासेल्युलरली कैल्शियम मैग्नीशियम वगैरह एब्जॉर्ब होने थे, अब वो नहीं होंगे। सही है, हाइपोकेलीमिया हो गया, हाइपरकैल्सीयूरिया होगा, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस क्यों हुआ, रास सिस्टम एक्टिवेट हुआ, अल्डोस्टेरोन ने हाइड्रोजन आयंस को यूरिन में निकालना शुरू किया, जिसकी वजह से अल्कलोसिस हो गया। तो ये सारी चीज़ें होगी। अब देखें ना, ये यहाँ पे अगर काम करना बंद कर देगा, ठीक है, असेंडिंग लिम्ब,
जो है तो ये एक मतलब ऐसे ही काम करता है जैसे हमने लूप डायोटिक वगैरह लिया, मैंने आपको बताया। तो वहाँ पे भी अगर लूप डायोटिक लेंगे तो ये जो असेंडिंग लिम्ब काम करना छोड़ देगा, तो ये सोडियम पोटेशियम वगैरह सारे निकल जाएंगे। तो जो बार्टर सिंड्रोम में कैसे मैनिफेस्ट करता है, ऐसे मैनिफेस्ट करता है जैसे कोई बंदा क्रोनिकली लूप डायूरेटिक वगैरह ले रहा हो, जैसे फ्यूरासेमाइड वगैरह हो गया ना वो। क्यों ऐसा क्यों होता है? लूप डायूरेटिक भी यहाँ पे एक्ट करता है और बार्टर सिंड्रोम में भी ये वाला सेगमेंट जो होता है वो डिसफंक्शनल हो जाता है। तो अब हमारे पास है गिटलमैन सिंड्रोम। तो इसमें ये क्या होता है, ये जो है हमारे जो DCT था ना, डिस्ट्रिक्ट कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल, ठीक है, इसमें रीअब्जॉर्प्शन का मसला फेनकोनी में कहाँ पे हो रहा था? PCT में, ठीक है। बार्टर में कहाँ हो रहा था? असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में हो रहा था, ठीक है। अब गिटलमैन सिंड्रोम में कहाँ रीअब्जॉर्प्शन डिफेक्ट है? डिस्टल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल में। डिस्टल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल में किस किस की रीअब्जॉर्प्शन हो रही थी आपको अगर याद हो तो? मैंने आपको कहा था यहाँ पे सोडियम क्लोराइड एक्सचेंजर होता है, जिसकी वजह से सोडियम और क्लोराइड की रीअब्जॉर्प्शन होती है। अगर अब ये जो डिफेक्ट हो गया इसमें, तो ये सोडियम क्लोराइड एक्सचेंजर काम नहीं करेगा और इसकी रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी। वो क्या करेंगे, यहाँ से यूरिन होके निकल चले जाएंगे, सही है। तो अब इसमें क्या है, रीअब्जॉर्प्शन डिफेक्ट है, ठीक है। DCT में सोडियम और क्लोराइड इसमें लॉस हो जाएंगे। अब ये जो है प्रेजेंट कैसे करेगा, ठीक है। यहाँ पे हाइपोकैलिमिया कैसे आ रहा है आप मुझे थोड़ा बताएं, ठीक है। मेटाबॉलिक अल्कलोसिस कैसे आ रहा है आप मुझे बताएं, थोड़ा सोच के बताएं यार। सोडियम क्लोराइड का लॉस हो रहा है, ये हाइपोकैलिमिया ये कहाँ से आ रहा है, ठीक है। तो जिसने भी सोचा है, जिसने भी दिमाग लगाया, वेरी गुड। इसका मतलब यही है कि ज़ाहिर है अगर ये देखें ना सोडियम वगैरह एब्जॉर्ब नहीं होगा तो वो यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ से एब्जॉर्ब नहीं होगा तो यहाँ से निकल चला जाएगा। मैंने आपको कहा है जो सोडियम लॉस होता है तो वॉल्यूम डिप्लीशन हो जाती है बॉडी में। वही सेम बार्टर वाला सिस्टम, बार्टर सिंड्रोम में जो हो रहा था ना, ठीक है। तो वही है, अगर लॉस होगा तो वो वॉल्यूम लॉस होगा, ठीक है। वॉल्यूम लॉस होगा तो रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम एक्टिवेट होगा, अल्डोस्टेरोन बॉडी में बढ़ेगा, अल्डोस्टेरोन यहाँ पे एक्ट करेगा, सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगा, जो लॉस हो रहा था ना उसको रीअब्जॉर्प्शन बढ़ाएगा, पर उसके बदले में हाइड्रोजन और जो है पोटेशियम आयंस को बाहर भेजेगा, जिसकी वजह से हाइड्रोजन आयंस अगर बाहर निकलते हैं तो एसिडोसिस अल्कोलोसिस हो जाएगी बॉडी में, और अगर पोटेशियम बाहर निकल आता और हाइपोकैलिमिया हो जाएगी, ठीक है। और यहीं पे DCT में, ठीक है, मैग्नीशियम कैल्शियम वगैरह की भी रीअब्जॉर्प्शन हो रही होती है, तो उस हिसाब से अगर वो नहीं होगी तो हाइपरकैल्सियूरिया और हाइपोमैग्नीसीमिया भी बॉडी में हो जाती है, ठीक है। ठीक है, तो अब ये हो रहा था, तो अब ये मतलब ऐसे ही एक्ट करता है जैसे कोई बंदा क्रोनिकली जो है थायराइड डायूरेटिक्स ले रहा हो, ठीक है। थायराइड डायूरेटिक्स उस वक्त मैंने आपको कहा था ये DCT पे एक्ट करते हैं, ठीक है। तो मतलब अगर ये DCT काम करना बंद कर दिया, मतलब ऐसे समझे कि बंदा कोई थायराइड डायूरेटिक ले रहा हो, तो मतलब उसी तरीक़े से ये प्रेजेंट करता है, ठीक है। तो इसकी प्रेजेंटिंग जो सिम्टम्स वगैरह क्या होंगे, बंदे को मसल फटीग होगा, क्रैम्प्स होंगे, टीटनस वगैरह हो रहा होगा। ये क्योंकि उसमें मैग्नीशियम और कैल्शियम जो है रीअब्जॉर्ब नहीं हो रहा होगा, वो सारा यूरिन में लॉस हो रहा है, ठीक है। तो अब हमारे पास है लिडिल सिंड्रोम, ठीक है। तो लिडिल सिंड्रोम में क्या होता है, यहाँ पे जो है कलेक्टिंग डक्ट में जो सोडियम के चैनल्स होते हैं ना, तो उसमें म्यूटेशन आ जाती है। ये क्या होती है, गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन होती है। इस म्यूटेशन का मतलब क्या है कि जो है सोडियम ज़्यादा रीअब्जॉर्ब हो रहा होता है, फंक्शन जो है उसका बढ़ जाता है। अब ये ज़्यादा क्यों रीअब्जॉर्ब हो रहा था, क्योंकि यहाँ पे जो सोडियम के चैनल्स होते हैं ना, उन्हीं की डिग्रेडेशन हो ही नहीं पाती है। नॉर्मली जो चीज़ों की डिग्रेडेशन होती है ना, अगर वो होती है तो ठीक है, मतलब अपने जितने क्वांटिटी में होना होता है उतना सोडियम रीअब्जॉर्ब होता है, बाकी ज़्यादा नहीं होता। अगर वो चैनल्स डिग्रेड ही नहीं होंगे, अगर बढ़ते चले जाएंगे तो सोडियम ज़्यादा रीअब्जॉर्ब हो रहा है। मतलब यहाँ पे जो चैनल्स की म्यूटेशन की वजह से ये जो सिंड्रोम है उसको हम कहते हैं लिडिल सिंड्रोम। अब ज़ाहिर है वो चैनल्स की म्यूटेशन हो गई है, तो उसका असर क्या होगा इस पर, सोडियम ज़्यादा रीअब्जॉर्ब होगा। तो सोडियम रीअब्जॉर्ब होता है तो फिर पोटेशियम और हाइड्रोजन आयन भी रिलीज जो है वो ज़्यादा एक्सक्रीट हो रहे होंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये चैनल्स ही म्यूटेटेड है। ये नॉर्मली तो देखें ना, हाइड्रोजन और पोटेशियम क्यों रिलीज़ होता है, क्योंकि अल्डोस्टेरोन इन चैनल्स पे एक्ट करता है, जिसकी वजह से जो है ये मतलब सोडियम जो है रीअब्जॉर्ब होता है और पोटेशियम रिलीज़ होता है, ठीक है। पर ये नॉर्मली वो तो अल्डोस्टेरोन का यहाँ पे काम नहीं है, खुद की म्यूटेशन ऐसी हो गई कि सोडियम ज़्यादा रीअब्जॉर्ब हो रहा है, पोटेशियम हाइड्रोजन आयन ज़्यादा रिलीज़ होने, जिसकी वजह से जो है हाइड्रोजन आयन रिलीज़ होने की वजह से अल्कोलोसिस हो जाएगा बॉडी के अंदर, और पोटेशियम जो है रिलीज़ होने की वजह से हाइपोकैलिमिया हो जाएगा। अब ज़ाहिर है जो है सोडियम ज़्यादा रीअब्जॉर्ब हो रहा है तो हाइपरटेंशन होगी, क्योंकि ज़्यादा म्यूटेशन है ना चैनल्स में। देखें ना, मैंने आपको कहा ना यहाँ पे म्यूटेशन हो रही है, जिसकी वजह से जो है सोडियम ज़्यादा रीअब्जॉर्ब हो रहा है। अब सोडियम ज़्यादा आएगा ब्लड में, तो आपको पता है सोडियम हमेशा
का जो ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, तो हाइपरटेंशन होगी बंदे को। पर यहाँ पे जो है अल्डोस्टेरोन का लेवल जो है डिक्रीज होगा, सही है। बज़ाहिर अगर जो दूसरे सिंड्रोम्स हैं ना, जिसमें मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, हाइपोकैलेमिया वगैरह होती है, उनमें जो है वो अल्डोस्टेरोन का लेवल हाई था, पर यहाँ पे कम ही होगा। क्यों? क्योंकि ब्लड वॉल्यूम बढ़ा हुआ है, सोडियम अंदर है ना बॉडी के अंदर, तो वो ब्लड के वॉल्यूम को बढ़ाता है। जब भी ब्लड वॉल्यूम बढ़ता है तो रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम जो है रिएक्टिवेट नहीं होता, वो डिक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से अल्डोस्टेरोन डिक्रीज़ हो जाता है बॉडी में। सही है, नॉर्मल यार, इतना कोई इसका जो है डिफ़िकल्ट नहीं है। देखें कि वो सोडियम रीअब्जॉर्ब हुआ तो वॉल्यूम ब्लड का बढ़ेगा, वॉल्यूम ब्लड का बढ़ेगा तो अल्डोस्टेरोन का काम ही नहीं है। अल्डोस्टेरोन तब रिलीज़ होना जब वॉल्यूम का कम हो, अगर बढ़ता है तो वो अल्डोस्टेरोन खुद ब खुद कम हो जाता है, ठीक है ना। तो अल्डोस्टेरोन यहाँ पे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अल्डोस्टेरोन तो कम होगा पर अल्कोहोलिस और जो है हाइपोकैलेमिया रहेगी। वो क्यों रहेगी? म्यूटेशन की वजह से रहती है। तो ये कैसे प्रेजेंट करेगा? मतलब यंग एडल्ट के अंदर ही प्रेजेंट करेगा विथ हाइपरटेंशन एंड लो अल्डोस्टेरोन। अब देखें ना, हाइपरटेंशन कब होती है? जब अल्डोस्टेरोन का लेवल बॉडी में ज़्यादा होता है। अल्डोस्टेरोन क्या करता है, जो है सोडियम वगैरह को रीअब्जॉर्ब करता है और हाइपरटेंशन काज करता है। पर यहाँ पे अल्डोस्टेरोन खुद जो है कम है, सही है ना। तो ये क्या करता है, ये प्रेजेंट तो ऐसा करता है कि जैसे भाई हमारे बॉडी में हाइपर अल्डोस्टेरोन हुआ पड़ा है। ठीक है ना, अल्डोस्टेरोन का काम यही है ना, अल्कोहोलिसिस कराता है, हाइपोकैलेमिया, हाइपरटेंशन कराता है, ये काम तो सारा अल्डोस्टेरोन का है। पर इसमें खुद बाजार क्या है, अल्डोस्टेरोन कम है। ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है? ये गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन की वजह से हो रही है, सही है, गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे सिंड्रोम ऑफ अपेरेंट मिनरलोकोर्टिकोइड एक्सेस, जैसे सेम कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, क्या मसले मसाइल हैं, इससे पूछने से पहले हम थोड़ा इसके बैकग्राउंड में जाते हैं। जब भी हमारे जो है ना एड्रिनल ग्लैंड के अंदर कोर्टिसोल बन जाता है ना, ठीक है, तो हमारी बॉडी उसमें ग्लैंड उसको क्या करता है, कोर्टिसोल को उसके इनएक्टिव फॉर्म कोर्टिसोल में कन्वर्ट कर देता है। क्यों? क्योंकि अगर ये कोर्टिसोल बना रहा ना तो ये बड़े मसले मसाइल काज कर देता है। वही जो इस सिंड्रोम में होता है, सही है। नॉर्मली तो नॉर्मल नहीं, इस सिंड्रोम में वही होता है कि ये कोर्टिसोल है बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिव हो जाता है। पर इसको बचाने के लिए बॉडी में मैकेनिज्म क्या है कि जब भी कोर्टिसोल बनता है ना, बॉडी उसको तुरंत उसके जो है इनएक्टिव फॉर्म कोर्टिसोल में कन्वर्ट कर देती है। तो ये कैसे होता है, इसको कन्वर्ट करता है इंसान 11 बीटा हाइड्रोक्सी स्टीरॉयड डीहाइड्रोजनेस। ठीक है, ये नॉर्मली इसको इसके इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। तो नॉर्मली ये मसला होता है। अब सेम सिंड्रोम में क्या हो जाता है, सेम सिंड्रोम में जो है इसकी कमी हो जाती है। हेरिडिटरी मतलब फैमिली से ही जो है कुछ मसले मसाइल ऐसे होते हैं जिसकी वजह से इंडिविजुअल्स में इस एंजाइम की कमी हो जाती है। अब ज़ाहिर है अगर ये एंजाइम होगा ही नहीं तो कोर्टिसोल अपने कोर्टिसोन में इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो ही नहीं पाएगा। तो फिर क्या होता है, कोर्टिसोल बढ़ जाता है बॉडी में। अब ये कोर्टिसोल क्या करता है, जो भी हमारे बॉडी में मिनरल कोर्टिकोइड मतलब अल्डोस्टेरोन वगैरह के रिसेप्टर है ना, उन पे जाके एक्ट करता है। अब हालांकि वो अल्डोस्टेरोन अपने रिसेप्टर पे एक्ट ही नहीं कर रहा, कोर्टिसोल जो है वो जाके उनके रिसेप्टर्स पे एक्ट करता है। अब जो भी अल्डोस्टेरोन के काम होंगे ना, वो ये खुद कोर्टिसोल कर रहा होगा, ठीक है, जिसकी वजह से मसले मसाइल हो जाते हैं। ठीक है, तो वो इफेक्ट्स क्या होंगे, ज़ाहिर है अगर ये अल्डोस्टेरोन की तरह एक्ट करेगा तो अल्डोस्टेरोन का काम वही होता है, सोडियम एब्जॉर्ब करके पोटेशियम और हाइड्रोजन आयंस वगैरह को बाहर भेजना। अब ज़ाहिर है पोटेशियम बाहर निकला, हाइपोकैलेमिया, हाइड्रोजन आयंस बाहर निकलेंगे तो बॉडी में अल्कोहोलिसिस हो जाएगी। कोर्टिसोल काम करता है, अल्डोस्टेरोन नहीं काम कर रहा है, ये कोर्टिसोल काम कर रहा है। ठीक है, वो ज़ाहिर है सोडियम को रीअब्जॉर्ब कर रहा है तो हाइपरटेंशन होगी, अल्डोस्टेरोन कम होगा लेवल। अल्डोस्टेरोन कम क्यों है, क्योंकि ज़ाहिर है ये अल्डोस्टेरोन काम कर ही नहीं रहा है, ये तो वो काम कर रहा है कोर्टिसोल। तो ये कोर्टिसोल क्या करता है, सोडियम वगैरह को रीअब्जॉर्ब करता है तो ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाता है। अब तो रास वाला सिस्टम इनएक्टिवेट होगा, वो बाबा करेगा भाई मैं कम हो जाऊं, तो क्योंकि ये तो ब्लड का वॉल्यूम बढ़ रहा है तो अल्डोस्टेरोन क्या होता है, कम हो जाता है नेगेटिव फीडबैक की वजह से। देखें ना, क्योंकि अब वो ब्लड का वॉल्यूम तो बढ़ रहा होता है, तो नॉर्मली तो अल्डोस्टेरोन के सिस्टम की वजह से होता है। अब वो अल्डोस्टेरोन का सिस्टम काम ही नहीं कर रहा, फिर भी ब्लड का वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो ये अल्डोस्टेरोन के लेवल कम होने की कोशिश करते हैं। सेम वही जो लिडल सिंड्रोम हमने पढ़ा था उसी तरीके से। तो ये अल्डोस्टेरोन के ये सारे काम कर कौन रहा है, ये कोर्टिसोल कर रहा है जो उसके रिसेप्टर्स पे जाके एक्ट कर रहा था। इसलिए बुक में जो एक लाइन लिखी है ना, क्या मतलब कोर्टिसोल ट्राइज टू बी सेम एज अल्डोस्टेरोन। ठीक है, तो उसी हिसाब से कि अल्डोस्टेरोन सारे काम वो कर रहा है, तो अल्डोस्टेरोन जो है वो खुद डिक्रीज होने की कोशिश करता है। तभी तो इसका नाम ये दिया हुआ है कि सिंड्रोम ऑफ अपेरेंट मिनरल कोर्टिकोइड एक्सेस। मतलब एक्चुअली जो है मिनरल कोर्टिकोइड मतलब अल्डोस्टेरोन नहीं बढ़ रहा है, पर बाज़ाहिर ऐसे लग रहा है कि भाई मिनरल कोर्टिकोइड या अल्डोस्टेरोन हमारा बढ़ गया हुआ है।
ठीक है, इसलिए इसका नाम है। अब इसके काज तो मैंने आपको पता है कि ये हेरिडिटरी इसकी जो डिफिशियंसी हो जाती है, जिसकी वजह से ये जो है हमारा सेम सिंड्रोम होता है। ठीक है, ऑटोसोमल रिसेसिव, ठीक है, काज। और दूसरा ये काज होता है लिकोराइस इंजेक्शन। ठीक है, लिकोराइस हर्बल जो चाय वगैरह मुख्तलिफ और कफ सिरप्स में भी ये पाया जाता है। अब इसमें क्या होता है, एक जो है एंजाइम होता है जिसे मतलब एंजाइम में क्या कहेंगे, एक चीज़ होती है ग्लिसरेटिनिक एसिड। ठीक है, ये इसमें प्रेजेंट होती है। अब वो क्या करती है, वो इस चीज़ को, ये जो हमारा एंजाइम है ना, इसको जो है इनहिबिट कर देती है। ठीक है, लिकोराइस में क्या प्रेजेंट होता है, ग्लिसरेटिनिक एसिड, जो क्या करती है, इसको ब्लॉक कर देती है इसको। तो ये अपना काम कर ही नहीं पाता है, तो कार्टिसोल बढ़ता रहता है। ठीक है, तो दो काजेज़ हैं, एक जो जेनेटिक है, ठीक है, हो गया हेरिडिटरी काज, और दूसरा एक्वायर्ड क्या काज है, एक्वायर्ड बंदे को कैसे हो सकता है, वो इस तरीके से हो सकता है। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो अभी मैंने आपको बताई कि भाई ये कैसे प्रेजेंट करता है, अल्कोलोसिस, हाइपोकैलेमिया, हाइपरटेंशन और डिक्रीज अल्डोस्टेरोन। ये लिटिल सिंड्रोम भी तो ऐसे ही प्रेजेंट कर रहा है। सही है, जो क्वेश्चंस में आप इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस में तो आपको दी हुई होगी जो है, शायद मतलब इसको सिम्टम्स वगैरह दिए हों। ठीक है, आपको दोनों ऑप्शंस प्रेजेंट हों, आपको कैसे पता चलेगा भाई लिटिल सिंड्रोम है या ये जो है सेम सिंड्रोम है। ठीक है, पता है वो आपको उस क्वेश्चंस में शायद दिया हुआ हो कि भाई लिकोराइस इंजेक्शन वगैरह की हिस्ट्री दी हुई हो। अगर ये भी नहीं दी हुई है, फिर आप कैसे करोगे डिफ्रेंशिएट। तो डिफ्रेंशिएट करने की पॉइंट इसमें ये है कि इसमें जो है कार्टिसोल का लेवल इंक्रीज होगा। सही है, इसमें कार्टिसोल का लेवल इंक्रीज नहीं है, बाकी अल्डोस्टेरोन दोनों में कम है। इसमें क्या होगा, कार्टिसोल का लेवल इंक्रीज होगा। क्वेश्चंस में आप देखेंगे, क्वेश्चन की स्टेम पढ़ेंगे, वहाँ पे अगर देखो कि ये सारे सिम्टम मिल रहे हैं और कार्टिसोल भी बढ़ा हुआ है, तो उसका जवाब क्या है, सेम सिंड्रोम है। कार्टिसोल नहीं बढ़ा हुआ है, ये खाली सिम्टम मिल रहे हैं, तो उसका जवाब क्या है, लिटिल सिंड्रोम है। तो अब इस सेम सिंड्रोम को हम ट्रीट कैसे करेंगे। ठीक है, ट्रीट इस तरीके से करेंगे कि हम जो मिनरल कोर्टिकोइड है ना, रिसेप्टर के, इसके ब्लॉकर्स दे देंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो ये कोर्टिसोल आके मिनरल कोर्टिकोइड रिसेप्टर्स पे एक्ट कर रहा था ना, तो मतलब एल्डोस्टेरोन के रिसेप्टर पे यहाँ पे कोर्टिसोल आके एक्ट कर रहा था। ठीक है, एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर आपको पता है कलेक्टिंग डक्ट में होते हैं, तो इसके रिसेप्टर्स के ब्लॉकर्स हम दे देंगे, तो वो आके कोर्टिसोल पे जो है अटैच ही नहीं होगा रिसेप्टर पे, तो वो उसका फंक्शन भी नहीं परफॉर्म कर पाएगा। तो मिनरल कोर्टिकोइड रिसेप्टर ब्लॉकर्स कौन से होते हैं, एप्लीरिनोन और स्पाइनोरेलेक्टोन। ठीक है ना, जाहिर है यहाँ पे जो है ये एक्ट, यहाँ पे जो कोर्टिसोल आके क्या कर रहा था, सोडियम को एब्जॉर्ब कर रहा था, पोटेशियम वगैरह को बाहर भेज रहा था, तो अब वो कर ही नहीं पाएगा। तो क्या करेगा, पोटेशियम बॉडी के अंदर ही रहता है। सही ना, क्योंकि वो क्या कर रहा था, कोर्टिसोल यहाँ पे यहाँ पे आके लग के अल्डोस्टेरोन का काम कर रहा था। क्या करता, सोडियम को एब्जॉर्ब कर रहा था और पोटेशियम को बाहर निकाल रहा था, तो पोटेशियम बॉडी से बाहर निकल जा रहा था। तो ये जो इन ब्लॉकर्स हैं, इनको हम पोटेशियम जो है स्पेयरिंग डायूरेटिक्स कहते हैं, क्योंकि पोटेशियम ये यहाँ पे एक्ट करता है, पोटेशियम बॉडी के अंदर ही रहता है, सोडियम एब्जॉर्ब नहीं होता, पोटेशियम बाहर नहीं निकल पाता, इसलिए इसको क्या कहते हैं, पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स। बहरहाल कहने का मकसद, मिनरल कोर्टिकोइड रिसेप्टर के ब्लॉकर्स दे देंगे, कोर्टिसोल आके एक्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, और दूसरा हम क्या करेंगे, एक्सोजीनियस कोर्टिकोस्टेरॉइड्स दे देंगे। अब ये देखें ना, हम एक तो हमारी बॉडी में ऑलरेडी कार्टिसोल बढ़ रहा है, फिर से हम बाहर से जो है कोर्टिकोस्टेरॉइड्स क्यों दे रहे हैं। इसका देने का मकसद ये है कि जब हम बाहर से देते हैं ना, तो एंडोजीनियसली जो प्रोडक्शन होती है ना, वो उसकी कम हो जाती है बाय द वे ऑफ नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म। तो ये दो इसके ट्रीटमेंट्स हैं। ठीक है।